हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। जयंत घोषाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और मोहम्मद तौसीफुर रहमान हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, और सौरभ सिकदर साहब हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है यहाँ पर। तौसीफ साहब, सबसे पहले आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूँगा। एकला चलो की बात करने वाली टीएमसी अब अचानक से विपक्षी एकता की बात यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। ताबिश भाई, एकला चलो तो टीएमसी का जिस दिन गठन हुआ था तब से ही एकला चलो का जो नारा है वो हमेशा से रहा है, रहेगा। और जब तक बंगाल की जनता सपोर्ट करती है तृणमूल कांग्रेस को तब तक ये नारा लगा ही हुआ रहेगा। एकला चलो मतलब का एक लड़ाई होता है, मगर आज अगर सब मिलकर इस डिक्टेटरशिप को, ये तानाशाही को अगर हटाना चाहते हैं हम लोग, तो इसमें बुराई क्या है? हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया कि हमें किसके साथ जाना है और किसके साथ साठगांठ करना है। यूनाइट मतलब पूरा इंडिया एक होगा। और मुझे लगता है टीएमसी का सबसे बड़ा यूनाइटेड पार्टी अगर कोई है तो वो जनता है, वो पब्लिक है, उनकी दुआ है, उनकी आशीर्वाद है। रही बात अगर लोग कहते हैं कि कोई नहीं सर, एक ये सवाल इसलिए है तौसीफ साहब, ये सवाल इसलिए है कि पहले आप ममता बनर्जी ही कह रही थी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब ये विपक्षी एकता को जरा आप समझाइए, आपके हिसाब से विपक्षी एकता है क्या? विपक्ष, देखिए विपक्षी एकता तो बात, देखिए मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं ताबिश भाई कि पहले की बात में और अभी की बात में फर्क नहीं आया है। बात यह है कि जब भारत यूनाइटेड होना चाहता है और इस डेमोक्रेसी की जब मर्डर हो रही है, जमहूरियत की मर्डर हो रही है, उसकी मौत आ चुकी है, अब कोई जमहूरियत बचा नहीं है हमारे हिंदुस्तान भारत में, तो इसके वजह से हम सबको साथ में लड़ना पड़ेगा। और अगर कल को एक थी और अगर आज को एकता फैलाना चाह रही है, अगर सबके साथ जाना चाह रही है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और सबको एक साथ आना चाहिए। यहाँ पे कोई सेल्फिशनेस नहीं देखा गया कि मैं इसको लीड करूंगी, कि मैं क्या बनने वाली ना। यहाँ पर बात है एकता की, यहाँ पर बात है कि लोग यूनाइटेड कैसे होंगे। काम नहीं हो रहा बंगाल में, अगर आज काम नहीं होता तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, तो आज वो कांपती क्या? आज वो बौखलाती क्या? वो एक साल के अंदर ईडी को यहाँ पर 100 बार भेजती, या सीबीआई का यहाँ पर घर पर क्या होता है? यहाँ पर काम होता है। देखिए, चर्चा उसी का होता है जिसका काम होता है, जिसका नाम होता है। जो बेकार का काम नहीं करते उनका कुछ नहीं होता। सिंपल सी बात है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं सर, आप देखिएगा हिंदुस्तान और भारत का हर एक जनता, हर एक जात, हर एक बात, हर एक क्रीड, हर एक रिलीजन, सब साथ जाएगा और 2024 में इनका नामो निशान नहीं। चलिए, कैसे साथ जाएगा इस पर तो अभी आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सौरभ सिकदर जी, आपको मैं लाना चाहूंगा। आपने सुना यहाँ पर टीएमसी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे। सीधा सीधा बीजेपी पर इल्जाम जो है ममता बनर्जी लगाती हैं, आप काम नहीं करने देते हैं उनको। नहीं, देखिए यहाँ पे सबको तो सबसे पहले रामनवमी का शुभेच्छा। जयंतदा यहाँ है जो बंगाल पॉलिटिक्स का बहुत पुराने और मजे हुए ऑब्जर्वर। तो जयंतदा को पता है कि हर बार लोकसभा चुनाव आने से पहले 19 में भी ममता बनर्जी ऐसे ही एकजुट का कोशिश किए थे। तो जब जब लोकसभा चुनाव आता है उसको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब फिर से जग जाता है। तो 2019 में क्या हुआ था सबने देखा था। दूसरी बात है कि देखिए, जो पब्लिक परसेप्शन, जो मेरे भाई टीएमसी के प्रवक्ता है रहमान साहब जो बोल रहे थे, काम की बात बोल रहे हैं। तो मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि जब ये दीदी का सुरक्षा कवच लेके लोग गांव-गांव में जा रहे थे, तो वहां पे क्यों उसको ग्रामवासी के रोष का सामना करना पड़ रहा था? दादा मैं बोल लूं, आप जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं तौसीफ साहब आपके पास आऊंगा, मैं इनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, दूसरी बात है कि आज ये जो टीएमसी का शुरू से लेके एकदम नीचे तक का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी लीडर को जब भी सेंट्रल एजेंसी पकड़ रहा है तो उसके पास से इतना पैसे कहां से बरामद हो रहा है? आप हमारे ऊपर आप उंगली उठाते हो कि ईडी सीबीआई ये सबको दुरुपयोग कर रहा है। तो दुरुपयोग अगर कर रहा है, ये जो रिकवरीज हो रहा है, ये रिकवरीज ईडी सीबीआई कैसे कर रहे हैं अगर उसने गुनाह नहीं किया था? तो ये पब्लिक परसेप्शन के लिए आज जो है दीदी डर गई है और इसीलिए दीदी सोच रही है कि 1% भी चांस नहीं लेना है। सीपीएम कांग्रेस सबको लेके बीजेपी को कैसे भी हो रोकना है और बंगाल में उसका जो जमीन पैर से खिसकते जा रहे हैं उसको फिर से वापस लाना।
तौसीफ साहब बोलेंगे इस पर? आपकी जमीन खिसक रही है, इसलिए जो है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी इस तरह से ये धरना कर रही। देखिए, जमीन खिसकने की जो बात है, पूरे बंगाल के जनता ने जो आशीर्वाद दिया है 213 सीट के साथ और अभी और बढ़ चुका है, तो इसमें तो और मुझे कोई तत्व देने की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है ताबिश भाई। मगर रामनवमी की बहुत बहुत बधाई सर आपको और पूरे भारत को भी। और देखिए, अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि सुरक्षा कवच के दौरान जो लोग वहां पर बात कर रहे थे, मैं आपसे छोटा भाई के नाते मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपसी भेंट को आप भूल जाइए। और ये सच बात है, क्योंकि सुरक्षा कवच को लेके मैं भी गया था और मुझे बहुत निराशाजनक लोगों से मुलाकात करना पड़ा। और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं सर, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप दिल्ली में अपना मैसेज दे सकते हैं। 11 लाख लोगों की सैलरी की जो पैसे हैं वो दे दीजिए सर। वो 2021 से 2022 तक हमारा पैसा रुका हुआ है, 8,200 करोड़ का पैसा रुका हुआ है। सेंट्रल ने हमें पैसे नहीं दिए। गुजरात को 3 महीने का वक्त दिया था, हमें सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया था फाइलिंग जमा करने के लिए। और सर वो पैसा आप दे दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर, आप बोलिए, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूं, मगर उन 11 लाख लोगों की सैलरी जो बची हुई है वो टीएमसी नहीं दे सकता। वो चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट देता है, वो बंगाल का जनता को देना चाहिए, वो गवर्नमेंट को। मगर आप पैसे दे दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूं उन लोगों के लिए। अगर उन लोगों से आप नाराज हैं बंगाल में, मैं आपसे माफी मांगता हूं। चलिए सौरभ जी, जवाब, पैर में गिर जाता हूं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इस पर। सौरभ जी, इसका जवाब दीजिए आप। सियासत एक तरफ है, सियासत एक तरफ है, वो सियासत एक तरफ है, वो कह रहे हैं कि आप जो योजनाएं हैं उनका पैसा जो है केंद्र की तरफ से नहीं मिल रहा है। 8,200 करोड़ बाकी है सर, 1 लाख करोड़ बाकी। ठीक है, सुन लेते हैं तौसीफ जी, सुन लेते हैं, जवाब तो सुन लीजिए। पैसा वापस कर दीजिए सर। जल्दी थोड़ा जवाब सुन लेते हैं तौसीफ जी। थोड़ा संक्षिप्त में सौरभ जी आप भी दीजिएगा, क्योंकि जैन जी के पास भी मुझे जाना। जी, मुश्किल यह है, जहां जहां हिसाब मांगा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से पैसा तो लेगा लेकिन उसका हिसाब नहीं देगा। आज से जितना राहत का कोष भी आया है उसका हिसाब तक आज नहीं गया है। आज रूरल डेवलपमेंट से फंड क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसमें इतने आवास योजना से लेकर, मैं जस्ट एक उदाहरण देता हूं, मैं ऐसे गिना सकता हूं आपको, एक एक करके इतने। तौसीफ जी आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा, इनको बोलने दीजिए। हाँ, जायज है कि फंड नहीं आ रहा है। आप प्लीज दीदी को बोलिए हिसाब दे दे। चलिए, तो ये हिसाब नहीं देते हैं, टीएमसी हिसाब नहीं देती है, उनको हिसाब देना चाहिए। इस पर मैं तौसीफ जी आपके पास आऊंगा, लेकिन जैन जी, यहाँ पर राजनीति में हर बात के कई मायने होते हैं। ममता बनर्जी का ये कहना कि विपक्ष को एक साथ आना चाहिए, और वो तब जब टीएमसी अकेले चुनाव में जाने की बात जो है वो कर चुकी है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए दुबिन साहब, राजनीति ऐसी एक चीज है जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट तो नहीं है। हाँ। ये तो डायनामिक कॉन्सेप्ट है। सागर दिघी बाइपोल के बाद जब कांग्रेस, लेफ्ट और इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो बंगाल की नई मुस्लिम पार्टी, जब हरा दिया तृणमूल कांग्रेस को, सीटिंग एमएलए था, मिनिस्टर भी था, तो ममता बनर्जी का ये थ्योरी है कि ये कांग्रेस, लेफ्ट और सब मिल के ये जो अलायंस है, फिर भी टीएमसी भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे। वो जो रुख है उसमें कोई बदला, मतलब देखिए, बोले हैं कि अकेला चुनाव लड़ना और विपक्ष को एक होना, ये दोनों में एक गैप है। मतलब अकेला चुनाव लड़ना मतलब हम हर जगह सीट में कैंडिडेट देंगे। कांग्रेस और लेफ्ट के साथ तो आज भी कोई पश्चिम बंगाल में अलायंस नहीं है, और विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। जयंत जी, राहुल गांधी के मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी का रुख थोड़ा बदला है। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए कि मैं मानता हूं राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन इशू में सपोर्ट किए हैं, और वो सपोर्ट करने से क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस एंटी टीएमसी रुख बदल देगा? क्या अधीर चौधरी आज भी ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ जो स्टेटमेंट कर रहे हैं, क्या उसमें कोई बदला है? अभी यहां कांग्रेस के कोई स्पोक्समैन नहीं है। कांग्रेस से पूछिए कि ममता बनर्जी जो क्लैरियन कॉल दे रहे हैं, ममता बनर्जी तो प्रेसिडेंट चुनाव के समय कोशिश किए थे, उस समय भी देखिए नहीं हो पाया प्रतिपक्ष का यूनिटी। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव, सब मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, 2 बार टी पार्टी राहुल गांधी के साथ हुआ था,
तो आज भी जब अखिलेश बोल सकते हैं कि हम दीदी के साथ रहेंगे और एंटी बीजेपी नॉन कांग्रेस अलायंस, लेकिन कांग्रेस अभी भी ममता बनर्जी ये क्लैरियन कॉल देने के बाद भी 42 सीट है सर। पार्लियामेंट में बीजेपी का 303 पार्टी बोलता है आज का, इतना बड़ा पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ दिस वर्ल्ड, और उसके साथ 42 सीट है ममता बनर्जी का, और वो अकेला चलो मेघालय में होने से नुकसान कांग्रेस का हुआ ना, त्रिपुरा में भी हुआ। तो कांग्रेस लेफ्ट के साथ केरल में झगड़ा करके पश्चिम बंगाल में दीदी के साथ झगड़ा करते हैं और कम्युनिस्ट के साथ अलायंस कर सकते हैं। मतलब केरल और वेस्ट बंगाल ए टेल ऑफ टू स्ट्रेटेजी ऑफ कांग्रेस। तो हाई कमांड राहुल गांधी तो है, तो क्या राहुल गांधी अधीर चौधरी को नहीं बोल सकते हैं कि आप ममता बनर्जी के साथ नो बीजेपी, अगर 1 पॉइंट प्रोग्राम है तो सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ राजनीति, ये फेडरलिज्म तो एंड ये तो 2026 में विधानसभा है, 2024 तो उसके 2 साल पहले है। देखिए सेम हिस्ट्री 2019 में भी ममता बनर्जी ने क्लैरियन कॉल दिए थे, लेकिन 2021 में विधानसभा, 2019 में क्या कांग्रेस लेफ्ट के साथ अलायंस किया था ना। तो ये सवाल तो खुद टीएमसी उठाती रही है। जैन जी, आपने बहुत अच्छा यहाँ पर ये चीज जो है वो सामने लाई। तौसीफ जी, इसका जवाब आप दीजिए जरा कि आपके विपक्ष में कांग्रेस की जगह कहाँ पर होती है? क्या राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ही आपको जो है विपक्षी एकता नजर आई, क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसकी पोजीशन खाली रहे, तब विपक्ष एक साथ आ सकता है? देखिए दादा बहुत सीनियर हैं, उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी और जो उन्होंने बात कहा है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। एक एक्सपीरियंस एक स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, मगर देखिए बात यहाँ ये आ रही है कि जब डेमोक्रेसी की मर्डर हुई, जब जमहूरियत की मर्डर हो गई, तो जाके हमें स्टैंड लेना पड़ा। हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस है, जितना भी पक्षपात है या जो पर भी है, वो अपनी जगह है। मगर बात अगर राहुल गांधी की नहीं, अगर कोई और भी होता तब भी ममता बनर्जी आज धरना में बैठी रहती, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी सदस्यता को हटाई गई है वो जमहूरियत के खिलाफ है सर, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और बार बार अगर ये बात कहा जाएगा कि पहले अकेले थे और आज हमने रुख बदल लिया है, तो अगर रुख बदला है और अगर भारत के लिए बदला है, भारत के लिए भलाई के लिए बदला है, तो उसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं समझ में आ रहा अधीर रंजन चौधरी की स्टेटमेंट क्या आएगी या राहुल गांधी जी उनको क्या कहेंगे। वो हाया कमांड समझेगी, वो आला कमांड समझेगी। और हमने कौन सा कह दिया कि हमें बंगाल में लड़के हमें एक साथ मिलकर चलना है? हमने कहा है भारत को एक साथ चलना है। आप दीदी के स्टेटमेंट को सही से सुनिए। हमने नहीं कहा कि बंगाल में जोट हो जाएगा, अब तक तो नहीं कहा दीदी ने। दीदी ने कहा है कि सब एक साथ होइए, और जो ये दल है भारतीय जनता दल पार्टी, जहां पर जमहूरियत को मारा जा रहा है, जहां पर जर्मनी की कॉपीराइट ली जा रही है, हिटलर की तानाशाही को देखा जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ने की बात हो रही है। पूरा देश मिलकर लड़ेगा। और मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूं, बात यहाँ कांग्रेस, अखिलेश यादव, मायावती, उड़ीसा की बात नहीं है, बात यहाँ भारत के लोगों की है। और आप देखिएगा ताबिश भाई, मैं एनडीटीवी के वक्त यहाँ पर बैठकर आपको बता रहा हूँ, इस प्राइम टाइम में बता रहा हूँ आपको कि पूरा भारत साथ देगा इस बार। चलिए सौरभ जी, पार्टी नहीं, सौरभ जी यहाँ पर आप आइए। अगर आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आप आइए सौरभ जी। टीएमसी जो है वो एक थोड़ी सी अलग अपनी राह पकड़ती हुई दिखती थी विपक्ष में। अगर ये साथ आने की बात कर रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा ये भी कि वो वॉशिंग मशीन वाला जो इल्जाम आप पर लगता रहता है, वो भी एक मुद्दा टीएमसी बना रही। अच्छा, वॉशिंग मशीन कोई खराब चीज है क्या? वॉशिंग मशीन अगर खराब कोई चीज होता तो वॉशिंग मशीन फिर बनता ही नहीं देश में। बात है कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जब ये अर्जुन सिंह जी हमारे बीजेपी में थे, तो अर्जुन सिंह गुंडा थे। अब जब फिर से टीएमसी वापस चले गए तो क्रांतिकारी हो गए। एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारा दे सकता हूं। बात यह है कि देखिए, एक बोलते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। तो जहां जहां जितने भ्रष्टाचार, जितने चोर, जहां पकड़ में आ रहा है, आज क्या हो रहा है, वो लोग एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर जांच बंद हो जाए, हमारा ये जो चोरी है इसको नजरअंदाज कर दिया जाए। अब थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाइएगा तो देखिएगा, और ये जो बंगाल में सीबीआई का जो तदंत हो रहा है, मेनली इसके पहले जो आपके वो चिट फंड लेके हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने इसका केस किया था। और आज ये दोनों मिलके, जैसे राहुल जी को
बुलाया गया है हेराल्ड के केस में, तो टीएमसी और कांग्रेस दोनों सुर में सुर मिला के बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे तानाशाही नहीं चलेगा। ऐसे एक से एक मायावती के खिलाफ अखिलेश का कंप्लेन, अखिलेश के खिलाफ मायावती जी का कंप्लेन, ऐसे पूरा देश में एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन करते रहे। और उसके ऊपर जैसे ईडी, सीबीआई या बाकी एजेंसी जब उस पर कार्रवाई कर रहा है, तो तब सारे एक मंच पे आके बोल रहे हैं कि बीजेपी तानाशाही है। चलिए, तो ये तो आरोप एक दूसरे पर लगते रहेंगे कि वो आपको कुछ कहें तो आप भी कुछ वैसे ही जो है एग्जाम्पल उनको दिखा दें। जयंत जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे मैं यहाँ पर इस पर आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, कितना दम है इस बात में ममता बनर्जी की कि विपक्षी को एक साथ आना चाहिए, और आपको लगता है कि उनकी कॉल पर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो सकती हैं? नहीं, देखिए दुबिन साहब, ये जैसे अभी रहमान भाई बोल रहे थे ना, मैं सहमत हूं कि नेशनल स्पेक्ट्रम में ममता बनर्जी एक ऑपोजिशन यूनिटी का, विपक्ष के प्रतिपक्ष के एक यूनिटी कॉल, क्लैरियन कॉल दिए हैं। अभी इसमें जो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन के पहले जो स्थिति था, और उसमें यह फर्क हुआ है कि हर प्रतिपक्ष जो नॉन बीजेपी पार्टीज एक एक करके राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन इशू में सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट किए हैं। एक अपैरेंट यूनिटी ऑन दिस इशू, पर्टिकुलर इशू इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये एक शुरुआत हो सकता है। कर्नाटका का भी चुनाव आ रहा है, लेकिन इस समय चुनाव का माहौल बन रहा है। 2024 ज्यादा दिन बाकी नहीं है, एक साल भी नहीं है। तो इस स्थिति में ममता बनर्जी जो क्लैरियन कॉल दे रहे हैं, इसमें फॉलो अप एक्शन के ऊपर पूरी राजनीति निर्भर करेगा। क्या राहुल गांधी फोन कर सकते हैं, सोनिया जी फोन कर सकते हैं ममता बनर्जी को? क्या दिल्ली में सोनिया जी ममता जी के साथ मीटिंग कर सकते हैं? क्या ये जो कम से कम 6 स्टेट है जहां कांग्रेस वीक है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, न्यू दिल्ली, तमिलनाडु, ये स्टेट रीजनल पार्टी को छोड़ दिया जाए, ये स्ट्रैटेजी ले सकते हैं कांग्रेस? तो इसमें आपस में बहुत सारे इश्यूज है जो बातचीत करके एक ऑपोजिशन यूनिटी का एक कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, और मोदी जी और अमित शाह जी को अंडर एस्टिमेट करना, क्योंकि सिर्फ अपोजिशन स्ट्रैटेजी करेंगे और उसका कोई काउंटर स्ट्रैटेजी मोदी जी और अमित जी नहीं करेंगे और वो देखते रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज, लेकिन जर्नलिस्ट के लिए, पत्रकारों के लिए कम से कम जो वन वे ट्रैफिक था, अभी राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ऑपोजिशन एक्टिविटीज भी जो दिखाई दे रहा है, तो कम से कम हम लोगों के लिए एक ऑपोजिशन पॉलिटिक्स जो एकदम डीप फ्रिज में चला गया था, रेफ्रिजरेटर का, वो कम से कम हम लोग अभी थोड़ा गर्म करके, अभी हम लोग ये जो चर्चा भी कर रहे हैं ना प्रतिपक्ष को लेके, ये भी तो बहुत दिन बाद हो रहा है। चलिए, तो कुछ बदलाव जरूर यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। एक तरह से इस बात के बाद से क्रिया हुई है। अब विपक्षी पार्टियां उस पर कैसी प्रतिक्रिया देती हैं, इस पर निर्भर होगा कि आगे कैसे जो समीकरण वो बनते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।